अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं फिज़िक्स ई पेपर का, दैट इज़ वर्क एनर्जी एंड पावर। तो उसमें जो पहला कॉन्सेप्ट है, पहला जो टॉपिक है, पहला जो पार्ट है, दैट इज़ रिलेटेड विद वर्क एंड इट इज़ नॉट दैट बायोलॉजिकल वर्क जो हम काम करते हैं, इट इज़ नॉट रिलेटेड विद दैट, इट हैज़ सम फिजिकल एंड मैथमेटिकल व्यू। ठीक है, तो वर्क फिज़िक्स में हम वर्क कब कहते हैं, कब काम किया गया। तो इसके लिए कंडीशन है कि आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, उस पर कोई फोर्स लग रहा है। सपोज ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट एफ, एंड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये बॉडी डिस्प्लेस हो रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो बॉडी यहाँ से डिस्प्लेस हो रही है यहाँ तक, सच दैट इट कवर्स अ डिस्प्लेसमेंट एस। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक फोर्स अप्लाई किया गया, दूसरा उस फोर्स की वजह से, जिस बॉडी पे वो फोर्स अप्लाई किया गया उस फोर्स की वजह से वो बॉडी डिस्प्लेस हो गई फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो कब हम कहते हैं कि इस फोर्स ने वर्क किया? इफ अगर ये फोर्स अप्लाई हुआ, इसने बॉडी को डिस्प्लेस किया, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के साथ एंगल कोई भी बनाएंगे, लेकिन नहीं बनाने चाहिए कौन सा, 90। ठीक है, तो अगर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है एक बॉडी पे, वो डिस्प्लेस हो रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, such that the angle between force and displacement is any one of the angles except 90 डिग्री, तो हम कह सकते हैं उस सिचुएशन में कि उस फोर्स ने उस बॉडी पे वर्क किया, उस फोर्स ने इस बॉडी पे वर्क किया। एंड by this definition by this definition we define force as work as dot product of force and displacement, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डॉट प्रोडक्ट का हमें पता है ए डॉट बी होता है, ए बी कॉस थीटा, तो एफ डॉट एस होगा एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर एफ भी होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगी, नहीं फोर्स भी होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा, और कॉस 90 नहीं होगा, यानी कि थीटा इज नॉट इक्वल टू 90। अगर थीटा 90 है, फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, थीटा 90 है, तो उस सिचुएशन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 होगा। उस सिचुएशन में फोर्स जो हम फोर्स का वर्क लेंगे वो दैट विल बी डिफाइंड एज इक्वल टू 0। तो वर्क इज सेड टू बी डन इफ ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी डिस्प्लेसेस इट in any direction except the direction perpendicular to the direction of force। तो इसमें डिफरेंट केसेस हैं, जैसे थीटा अगर एक्यूट होगा, थीटा इज एक्यूट, एक्यूट मतलब लेस देन 90, थीटा इज लेस देन 90, तो आपको पता है कॉस थीटा तब होता है पॉजिटिव एंड वर्क डन इज पॉजिटिव, डब्ल्यू इज पॉजिटिव, डब्ल्यू इज पॉजिटिव। सपोज एक स्टोन फॉल हो रही है, एक स्टोन फॉल हो रही है फ्रॉम सम हाइट, नीचे की तरफ फॉल हो रही है, तो ग्रेविटेशनल पुल इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन है वो नीचे है, एंड बॉडी की डिस्प्लेसमेंट, स्टोन की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी नीचे है, दैट मीन्स एंगल इज 0, एक्यूट। तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज पॉजिटिव। इन दिस केस इफ स्टोन इज फॉलिंग डाउनवर्ड्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज पॉजिटिव। अगर थीटा ऑब्ट्यूज होगा, थीटा इज ऑब्ट्यूज, यानी कि थीटा ग्रेटर देन 90, उस सिचुएशन में वर्क डन इज नेगेटिव। ठीक है, सपोज आप स्टोन को थ्रो कर रहे हैं यहाँ से ऊपर की तरफ, अर्थ से ऊपर की तरफ, तो जो अप्लाइड फोर्स होगा वो पॉजिटिव वर्क करेगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स आपने फेंका इसको ऊपर, ये जा रही है ऊपर, अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम, तो अप्लाइड फोर्स का वर्क होगा पॉजिटिव। लेकिन अगर हम इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क देखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, आप फेंक रहे इसको ऊपर, तो एंगल है 180, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन दिस केस इज नेगेटिव। एंड थर्ड इज इफ थीटा इज, थीटा अगर बराबर होगा 90 यानी कि राइट एंगल के बराबर होगा, डब्ल्यू इज 0, वर्क डन इज सेड टू बी 0। फॉर एग्जाम्पल इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है सेंट्रीपिटल फोर्स। एक पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन ऐसे है टुवर्ड्स द सेंटर, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऐसी है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल, तो एंगल क्या होता है 90। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0,
किसी भी नेचर का सेंट्रीपिटल फोर्स हो। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। इसी तरह से अगर एक पर्सन एक लोड कैरी कर रहा है अपने सर के ऊपर, तो उस सिचुएशन में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। तो दीज आर द केसेस ऑफ पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। अब जो वर्क है इट इज स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट जो हमें रिजल्ट देती है इट इज अ स्केलर। तो स्केलर होता है ये, और इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है m1l1t -2, और इसके साथ डिस्प्लेसमेंट जुड़ेगा तो l2 आएगा। m1l2t -2 इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क। नाउ ये जो हम डिफाइन कर रहे हैं, जो डेफिनेशन है, इट इज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अगर फोर्स हमेशा के लिए जब तक ये वर्क हो रही है तब तक कांस्टेंट रहे, अपना मैग्नीट्यूड चेंज ना करे, तो दिस इज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अब अगर वर्क होगा बाय वेरिएबल फोर्स, सपोज हमारे पास फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। दिस इज वाई एक्सिस पे हम दिखा रहे हैं फोर्स, एक्स एक्सिस पे दिखा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। दिस इज फोर्स एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। सपोज फोर्स इज वेरिएबल, ये देखिए यहाँ पे कम है, फिर ज़्यादा हो रहा है, फिर ज़्यादा हो रहा है, और ज़्यादा हो रहा है, यानी कि फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, इट इज़ वेरिएबल। तो अगर हमें इस सिचुएशन में वेरिएबल फोर्स का वर्क निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वाली एक्सिस, इस पर हम दो नज़दीक वाले पॉइंट्स ले रहे हैं जिनके बीच गैप स्मॉल होगी। दिस इज ए, दिस इज बी, सो दैट गैप बिटवीन देम इज ds। तो अगर हम पार्टिकल को ए से या ऑब्जेक्ट को ए से बी तक ले जाएंगे तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट उसमें होगी ds, ठीक है। अब इस ए डिस्प्लेसमेंट पे और बी डिस्प्लेसमेंट पे जो फोर्सेस होंगे वो कॉरस्पॉन्ड करेंगे टू पॉइंट सी एंड डी, ठीक है। यानी कि ये डी पॉइंट के सीधे अगर आप जाओगे तो ए पॉइंट पे इतना फोर्स लगेगा, सी पॉइंट के सीधे अगर आप जाओगे तो इतना फोर्स लगेगा। लेकिन हम ए और बी को, इस डिस्प्लेसमेंट को इतना छोटा ले रहे हैं सच दैट सी एंड डी आर क्लोज। अगर सी और डी क्लोज होंगे तो लगभग फोर्स का वैल्यू एक ही होगा, यानी कि हम डिस्प्लेसमेंट को इतना स्मॉल ले रहे हैं कि फोर्स इज कांस्टेंट। तो अगर मैं कहूंगा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी फ्रॉम ए टू बी थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज डी डब्ल्यू। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज डब्ल्यू, जो हमने अभी देखा। तो इसके हमने छोटे छोटे पार्ट्स किए। मैं कह रहा हूं यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट को ले जाने में जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फोर्स करेगा दैट इज डी डब्ल्यू। किसके बराबर होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ, अभी आपने पढ़ा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सपोज फोर्स इज एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट इज डी एस डॉट डी एस, एफ डॉट डी एस, ठीक है। नाउ लेट्स अज्यूम कि एफ और डी एस की डायरेक्शन सेम है, एफ और डी एस की डायरेक्शन सेम है, तो ये आएगा एफ डी एस कॉस ऑफ जीरो इज 1। समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को इजीली समझने के लिए, लेट्स टेक द एंगल 0। तो एफ डॉट डी एस इज एफ डी एस, यहाँ पे आएगा कॉस जीरो इज 1। नाउ लुक इनटू द डायग्राम, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, अगर मैं कहूँ ए और बी बहुत नज़दीक है, ए और बी बहुत नज़दीक है, तो सी और डी भी बहुत नज़दीक होंगे। अगर सी और डी भी बहुत नज़दीक होंगे तो ए डी और सी भी, यानी कि जो फोर्स है वो लगभग क्या होगा, कांस्टेंट। तो मैं एफ की जगह लिख सकता हूँ ए डी मल्टीप्लाइड बाय, नाउ डी एस की जगह लिखूंगा ए बी। तो ये जो आपके पास रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, इसका एरिया है ए डी इंटू ए बी, वही एरिया बराबर होगा वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्ट्रिप ए बी सी डी। तो ये जो वर्क डन आया, ये आया बराबर एरिया ऑफ स्ट्रिप ए बी सी डी। अब अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना होगा, यानी कि आप पार्टिकल को सपोज यहाँ से ले जा रहे हैं यहाँ तक, तो अगर आप टोटल वर्क डन निकालना चाहोगे, ठीक है, तो इसके साइड पे एक और स्ट्रिप होगी, फिर यहाँ पे एक और स्ट्रिप होगी, यहाँ पे ये स्मॉल वर्क डन, ये स्मॉल वर्क डन, ये स्मॉल वर्क डन, ये स्मॉल वर्क डन, इधर यहाँ से यहाँ तक जो टोटल वर्क डन होगा वो सारे स्मॉल वर्क डन का, सारे डी डब्ल्यू का क्या होगा, सम, और बीच में कोई गैप नहीं है, तो इट इज़ कंटिन्यूस सम। तो इंटीग्रेशन लगेगा, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, ठीक है। तो जब आप ऐसे सारे स्ट्रिप्स को जोड़ोगे, सारे एरियाज, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा पूरा एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व।
तो कहने का मतलब ये है, जो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होता है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वो हमेशा बराबर, न्यूमेरिकली बराबर होता है उस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया होगा, ये एरिया जो आया, इस एरिया का वैल्यू और उस वर्क डन का न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो दिस इज हाउ वी फाइंड वर्क डन इन वेरिएबल फोर्स। एंड फॉर कांस्टेंट फोर्स देयर इज सिंपल डेफिनेशन, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स एंड वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। और जब मैंने डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था आपको, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और वहाँ पे मैंने एग्जांपल ली थी, पहली एग्जांपल वर्क की। अगर आप वो लेक्चर आज भी देख सकते हो, अवेलेबल है। हमने वहाँ पे कहा था कि डॉट प्रोडक्ट की पहली एग्जांपल, इट इज़ वर्क, बिकॉज वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट कम्स फ्रॉम द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब अगर इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना होगा, आपके पास फोर्स है, वो कंपोनेंट फॉर्म में है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ये आपके तीन फोर्स के तीन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, और डिस्प्लेसमेंट के तीन कंपोनेंट्स हैं, मान लो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यानी कि मोशन स्पेस में हो रहा है। तो उस सिचुएशन में आप वर्क कैसे निकालोगे? आप सीधे करोगे एफ डॉट एस, तो आएगा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप डॉट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे, ठीक है। डब्ल्यू आएगा, अब एफ एक्स डॉट एक्स, तो आएगा एफ एक्स एक्स, ऐसे एफ एक्स एक्स। ये जो एक्स है स्मॉल, ये सबस्क्रिप्ट है, इट शोज एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ये एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स नहीं है, ये एफ सबस्क्रिप्ट एक्स फिर मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ठीक है। आपको पता है आई डॉट आई इज 1 प्लस, अच्छा जब आप ये करोगे एफ एक्स वाई, तो आई डॉट जे आएगा, आई डॉट जे 0, तो वो टर्म्स खत्म हो जाएंगी, तो हमें मिलेगा एफ वाई वाई प्लस एफ जेड जेड। दिस इज वर्क डन अगर आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होंगे इन कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है। तो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स एज वेल एज कांस्टेंट फोर्स। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊंगा यहाँ पे। एक क्वेश्चन है, एक स्टोन है आपके पास, स्टोन का मास है 200 ग्राम, यानी कि वो हो गया 0.2 kg, और वो डिस्प्लेस हो रही है, उसको डिस्प्लेस कर रहा है एक फोर्स कितना, 30 सेंटीमीटर, मतलब 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। ये मान लीजिए आप, ये स्टोन है, इसको हम ले जा रहे हैं, हम इसको उठा के ले जा रहे हैं बाय अप्लाइंग फोर्स यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। लेकिन इसको ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ खींच रहा है, हम इसको ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, हम फोर्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पे फोर्स कितना होगा। तो ये बॉडी तभी जाएगी यहाँ से यहाँ तक अगर हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे इसके वेट के बराबर। तो वेट बॉडी का क्या होता है, एम जी। एक्चुअली जो फोर्स होता है दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पे मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एफ इज इक्वल टू एम जी। तो इसका जो, इस बॉडी का, स्टोन का जो वेट है दैट इज एम जी। तो अगर हमें इसको ले जाना यहाँ से यहाँ तक विदाउट एनी चेंज इन वेलोसिटी, विदाउट एनी एक्सेलरेशन, ठीक है, तो हमें इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना इसका वेट है, तो एफ बराबर होगा एम जी, ठीक है। एम इज 0.2 इंटू जी इज 9.8, 0.2 इंटू 9.8 इज 1.96 न्यूटन, ये है फोर्स, ठीक है। तो बताओ वर्क डन किसके बराबर होगा। अच्छा आपका फोर्स है, ये यहाँ पे नहीं कह रहा है वो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कह रहा है वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, यानी कि हम जो अप्लाई फोर्स कर रहे हैं, तो हमारा फोर्स ऊपर है, बॉडी भी ऊपर जा रही है, तो एंगल 0, ठीक है। तो आएगा एफ एस कॉस ऑफ 0, तो डब्ल्यू आएगा 1.96 इंटू 0.3, सॉरी, दिस इज 30 इंटू 10⁻⁻2 इंटू कॉस ऑफ 0, कॉस ऑफ 0 इज 1। ये एफ का वैल्यू, ये एस का वैल्यू, ये कॉस 0, ठीक है। तो डब्ल्यू आएगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो डब्ल्यू विल परहैप्स कम आउट टू बी 5.88 इंटू 10⁻⁻1 जूल। इतना वर्क हमारा अप्लाइड फोर्स करेगा। तो दिस इज अ सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जिससे आप समझ सकते हैं हाउ टू फाइंड वर्क। मैंने कहा था वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है, तो न्यूटन मीटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज जूल, ठीक है।
तो आई थिंक दैट इज़ एनफ फॉर टुडे। कल हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। थैंक यू।